है किस बात का गम, है किस बात का गम। मैं जानता हूं आप लोगों के अंदर बहुत ज्यादा दम, आप सभी के सामने है पानी चाय कम। गुड आफ्टरनून आप सभी को। मेरा नाम सुमित बनर्जी, आप सभी भली भांति मेरे से परिचित है। मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि धीरे धीरे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे थोड़ा सा पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है। धीरे धीरे मेरे को इसलिए भी खुशी हो रहा है कि मैं आप लोगों के साथ अपना नॉलेज शेयर कर पा रहा हूँ। तो आज बायोलॉजी के एक नए चैप्टर से हम जुड़ेंगे क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री के एक एक चैप्टर हमने कर लिए है। तो आज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से शुरू करेंगे। बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। जिन्होंने नहीं देखा है मेरा वो वीडियोस, मोशन के 9 वीडियोस है, मैट्रिक्स के 2 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको प्लीज देख लीजिए, उससे आपका रिवीजन होगा। तो क्या है ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि पूरे चैप्टर में हमको पढ़ना है सेल। सेल क्या होता है? सेल हमारे शरीर में होता है, कुछ माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स होता है। सेल नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। सेल का रहना बहुत जरूरी है। मतलब सेल मर गया तो हम भी मर गए, है ना। तो यही है एक चेन। तो सेल से क्या बनता है? टिश्यूज बनता है। ऐसा क्यों? मैं बताऊंगा, क्योंकि टिश्यू का भी एक अलग चैप्टर आपको 9 में पढ़ना है। तो सेल से टिश्यू बनता है। वो टिश्यूज जो है कंबाइन करके बनाते हैं ऑर्गन्स, है ना। कई सारे ऑर्गन्स बनाते हैं। फिर वो ऑर्गन्स एक टोटल सिस्टम बनाता है। मे बी दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम। फिर वो जो ऑर्गन सिस्टम्स है वो बनाता है एक ऑर्गेनिज्म को, जो कि मैं हूं। मेरे अलावा आप सभी है जो वीडियोस देख रहे हैं, है ना। तो हम सभी ऑर्गेनिजम्स है। एनिमल्स भी ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स भी ऑर्गेनिजम्स है। प्लांट्स लिविंग है क्योंकि प्लांट को भी खाना चाहिए, प्लांट को भी क्या होना चाहिए, थोड़ा सा सांस लेने के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। प्लांट्स को भी सनलाइट चाहिए, है ना। तो प्लांट्स को भी एसेंशियल प्रोडक्ट्स की जरूरत है, भले ही प्लांट्स मूवेबल ना हो। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है हम लोगों का सेल। सेल इज आवर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन सेल होता क्या है? सो इट इज बेसिकली फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर हम बोलते हैं इट इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जब भी आप मेरा वीडियो देखने के लिए बैठे, एक कॉपी लेके जरूर बैठे, और बायोलॉजी का सेपरेट कॉपी, सभी का एक सेपरेट कॉपी लेके बैठे और इन सभी को नोट डाउन करिए। अगर ये पॉइंट आप लिख के लाएंगे और आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यू कैन एबल टू स्कोर। सो सेल क्या है? इट इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको मैं अंडरलाइन कर दिया। स्ट्रक्चरल क्यों? क्योंकि ये एक सेल से भी बन सकता है, एक से ज्यादा भी बन सकता है। उन टर्म्स को कुछ बोलते भी है, हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। फंक्शनल मतलब एक सेल ही है जो हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो वो रेस्पिरेशन भी होता है, वो रिप्रोडक्शन भी परफॉर्म करता है ना। आप सभी जानते हैं, क्लास 8 में हमने पढ़ा भी है रिप्रोडक्शन, है ना। तो वो भी करता है, फिर एक्सक्रीशन करता है ना। तो सारा जो है वो सेल्स करता है। तो इतना आपको मोटा मोटी बात पता रहना चाहिए। थोड़ा नॉलेज होना इस काफी नहीं होता इस चैप्टर के लिए। तो ठीक है। तो सेल इट इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल इट इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इतना आपको समझ में आई होप आ गया होगा। सेल को क्या आप अपने नेकेड आई से देख सकते हो? नहीं। सेल इतना छोटा होता है, इतना माइक्रोस्कोपिक होता है कि आप उसे अपने आंखों से नहीं देख सकते। तो उसके लिए क्या लगता है? एक माइक्रोस्कोप लगता है देखने के लिए, है ना। तो इट इज माइक्रोस्कोपिक, इट इज माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत ही छोटा होता है। इट इज माइक्रोस्कोपिक। टू सी द सेल या टू ऑब्जर्व द सेल वी हैव टू यूज माइक्रोस्कोप, राइट? Hope you understand this concept. Now we going to move forward. So now we will discuss discovery of cell. Actually सेल का डिस्कवरी में ही कई सारे रिलेटेड टॉपिक्स आता है। जैसे कि सबसे पहले बताओ सेल का किसने डिस्कवर किया था? तो सेल का सबसे पहले डिस्कवरी किया था आर हुक ने। अब ये आर हुक कौन है? रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने सेल का डिस्कवरी किया था, लेकिन जिस सेल का उन्होंने डिस्कवरी किया था दैट सेल इज डेड।
वो सेल क्या था बाय द वे, डेड था। तो डेड सेल का डिस्कवरी किया, लेकिन किया किसने, रॉबर्ट हुक ने। फिर लिविंग सेल का डिस्कवर किया था एंटोइन वैन ल्यूवेनहॉक ने। तो सबसे पहला जो लिविंग सेल है उसका डिस्कवर भी किया था एंटोइन वैन ल्यूवेनहॉक, है ना, ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल का डिस्कवर भी किया था। लिविंग सेल, सबसे पहला लिविंग सेल। ये दोनों आपको पता रहना ही चाहिए। सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, जैसे सेल, हम सेल के बिना नहीं जी सकते, सेल न्यूक्लियस के बिना नहीं जी सकता। तो एक न्यूक्लियस जो टर्म है उसको तो हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, उसके टाइप्स को भी देखेंगे। तो जो न्यूक्लियस है उसका डिस्कवरी किसने किया था, न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। आई होप आपको इसका नाम आपने बहुत बार सुना भी होगा, है ना। तो रॉबर्ट ब्राउन, तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, सेल का डिस्कवरी किया जो कि डेड था। एंटोइन वैन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल का डिस्कवरी किया, और न्यूक्लियस का डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने किया। उसके बाद एक प्रोटोप्लाज्म है जिसको सबसे पहले क्या नाम दिया था जानते हैं? पहले उसको नाम दिया था क्या बोलते हैं, एक नाम दिया था, तो अभी याद नहीं आ रहा, तो मैं आप लोगों को बता नहीं पा रहा। है ही बायोलॉजी इतना कठिन है ना, तो उसके टर्म्स को याद रखना बहुत मुश्किल होता है। एक फ्लूइड सब्सटेंस था, उसका नाम था प्रोटोप्लाज्म। तो उसको एक पहले एक नाम था, तो प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया, जेई पुरकिंजे ने। इसको थोड़ा सा याद रखना, ये 4-5 डिस्कवरीज याद रखना। तो जेई पुरकिंजे ने क्या किया, उस फ्लूइड सब्सटेंस का नाम प्रोटोप्लाज्म दिया, है ना। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है, तो इट इज द बेसिस ऑफ लिविंग। बेसिस ऑफ लिविंग मतलब लिविंग का मतलब बेसिस है, मतलब उसी के ऊपर निर्भर है सेल। तो प्रोटोप्लाज्म एक फ्लूइड सब्सटेंस है जो कि जेई पुरकिंजे ने जिसको डिस्कवर किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है चारों डिस्कवरीज, अपने कॉपी में लिख लीजिए, याद करिए। अगर पुराना बुक्स आपके पास है, नए एनसीईआरटी बुक्स में ऐसे डिस्कवरी शायद ना मिले, पुराने बुक्स में आप डिस्कवरीज को पढ़िए, बहुत अच्छे से दिया होगा, है ना। इसको डिस्कवरीज को थोड़ा याद रखना जरूरी है और बार बार पढ़ते रहना है। बायोलॉजी थोड़ा बहुत याद करना है, लेकिन मैं मींस आपको जितने आप हायर क्लासेस में जाओगे आपको लगेगा कि बायोलॉजी याद करने के लिए उसको उसमें भी थोड़ा सा समझना होता है, क्योंकि कई सारे टर्मिनोलॉजीज है, तो टर्मिनोलॉजीज ऐसे जल्दी याद नहीं होते, उनमें अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो याद होता है ना। तो बिना किसी देरी के मैं इसे मिटा रहा हूँ। आई होप आपने सेल का डेफिनेशन नोट डाउन कर लिया होगा। तो अगर आप लोगों से छूट गया है तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ना, मैंने बोला भी है काफी बार स्क्रीनशॉट लेने के लिए। तो ये है डिस्कवरी ऑफ सेल और सेल के बारे में। इसके बाद टाइप्स ऑफ सेल, और इसको भी दो कैटेगरी में भाग किया गया है ना। तो टाइप्स ऑफ सेल को कई सारे भाग यानी कई सारे डिविजन्स करके रखा गया है, उन डिविजन्स को ही हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, डिस्कवरी ऑफ सेल भी आए हो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, है ना। तो मैं मिटा देता हूं। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डेड सेल को डिस्कवर किया था, एंटोइन वैन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल, न्यूक्लियस का रॉबर्ट ब्राउन ने, जेई पुरकिंजे ने टर्म दिया था प्रोटोप्लाज्म, लेकिन डिस्कवरी किसी और ने ही कर दिया था। तो अगर आप लोगों से छूट गया तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करिए, उनको भी हेल्प होगा, उन तक पहुंचेगा, है ना। और साथ साथ आप खुद भी सुनिए, बार बार सुनिए। अगर दिक्कत होता है, डाउट्स भी आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स है ना, तो फ्रीली आप पूछ सकते हैं। टाइप्स ऑफ सेल के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइज के बेसिस पे, है ना। तो साइज आपको याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको रखना क्या याद है कि लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है। तो लॉन्गेस्ट सेल है, और अगर एक्चुअली मेरे को भी थोड़ा याद नहीं, वरना मैं आपको बता देता। मैं आपको अगर नेक्स्ट वीडियो में पॉसिबल हो सके तो मैं बता दूंगा, है ना। ऐसे लेंथ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो लॉन्गेस्ट सेल क्या है, ऑस्ट्रीजेक, है ना। ऑस्ट्रीजेक है लॉन्गेस्ट सेल। एक सेकेंड, कुछ प्रॉब्लम है, लॉन्गेस्ट नहीं है एक्चुअली, ये लार्जेस्ट है।
लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट में डिफरेंस है ना, लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिजेट, लॉन्गेस्ट सेल क्या है, लॉन्गेस्ट सेल है नर्व सेल, है ना, जिसे हम लोग और न्यूरॉन भी बोलते हैं, न्यूरॉन, न्यूरॉन बोलते हैं ना, तो नर्व सेल या न्यूरॉन लॉन्गेस्ट सेल है हमारे बॉडी का। सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या है ना, बहुत छोटा है, स्मॉलेस्ट सेल है क्या है, इसको बोलते हैं, इसके कई सारे नाम है, जैसे एक है पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया, लाइक ऑर्गेनिज्म, और इसे हम लोग माइकोप्लाज्मा बोलते हैं, है ना। इसका एक खास बात यह है कि इसके अंदर सेल वॉल नहीं होता, मतलब सेल वॉल इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। फिर भी आप लोग एक बार रीचेक करेंगे, आप लोगों का टास्क रहेगा कि माइकोप्लाज्मा का क्या सेल वॉल होता है कि नहीं, सॉरी प्लाज्मा बोल रहा हूं, माइकोप्लाज्म बोलते हैं, माइकोप्लाज्म बोलते हैं ना, तो उसका सेल वॉल नहीं होता। इसका दूसरा नाम है पीपीएलओ, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये जो है स्मॉलेस्ट सेल है। इतना तीनों आपको याद रखना ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ये तीनों आपको पक्का याद रखना है, पक्का का पक्का कर लेना एकदम, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ बी टाइप, बी टाइप के बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ शेप के बेसिस पे, जैसे शेप के बेसिस पे है आपका, जैसे मैं आरबीसी से ही शुरू करता हूं। आरबीसी आपका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, पता ही होगा आप लोगों को, 8 में भी पढ़ के आए हो, 6 में, 7 में, बहुत क्लासेस में आप पढ़ के आए हो। रेड ब्लड सेल का कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि उसका जो पिगमेंट होता है वो क्या कंटेन करता है, हेमोग्लोबिन, तो वो हेमोग्लोबिन जो पिगमेंट है वो खुद ही रेड है, दैट इज व्हाई द रेड ब्लड सेल इज रेड। सो रेड ब्लड सेल का एक्चुअल नाम रेड ब्लड सेल नहीं है, इट्स बायोलॉजिकल नेम इज एरिथ्रोसाइट, याद रखिएगा, एरिथ्रोसाइट्स नहीं, एजिथ्रोमाइसिन होता है, दैट इज एंटीबायोटिक, उसके साथ इसको मत मिला देना। एरिथ्रोसाइट्स इज बायोलॉजिकल नेम ऑफ आरबीसी, है ना। आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल, इसका कैसा शेप होता है, रेड ब्लड सेल का शेप होता है बाइकॉनकेव और सॉसर शेप और डिस्कॉइडल, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये जो है बाइकॉनकेव होता है, सॉसर शेप का होता है और डिस्कॉइडल होता है, कौन, एरिथ्रोसाइट या फिर आरबीसी। कुछ नया बोला है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए, एरिथ्रोसाइट याद रखने का कोशिश करिए, है ना। तो ये सॉसर शेप, आपने देखा है ना वो डिश टाइप का सॉसर, जिसमें चाय पीते हैं, जो आपका कौन, वो जो मेहमान आते हैं, कभी कभी आपके दोस्त आते हैं, है ना, तो जब आपके पेरेंट्स उनको प्यार से कुछ पिलाते हैं, है ना, कुछ पूछते हैं, वो मना कर दे वो बात अलग है, लेकिन जब देते हैं तो दैट, आपने वो डिश देखा है वो सॉसर टाइप का, तो उस शेप का होता है, तो कुछ इस टाइप के शेप का होता है अपना आरबीसी, तो दिस इज सॉसर शेप, है ना। तो इधर मैं ठीक से बना नहीं पाया, कुछ केव भी होता है, केव मतलब समझ तो गड्ढा, गुफा जैसा, तो बाइकॉनकेव भी होता है। अब हर एक सेल का कुछ शेप होता है, तो वो ऐसा फंक्शन परफॉर्म करता है जिसके वजह से उसका वो शेप होता है, समझ रहे हो मेरा बात, कुछ ना कुछ वो ऐसा फंक्शन परफॉर्म करे जिसके वजह से उसका शेप वैसा होता है। जैसे आरबीसी का शेप बाइकॉनकेव क्यों है, तो उसका कुछ फंक्शन है, तो वो फंक्शन क्या है वो भी लिख लो। तो फंक्शन है आरबीसी का, आरबीसी का फंक्शन है, आरबीसी का फंक्शन क्या है, आरबीसी, इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन एंड CO2, यही आरबीसी का काम है, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, यही है इसका फंक्शन आरबीसी का। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना, उसका नाम एरिथ्रोसाइट है, बाइकॉनकेव शेप का होता है, सॉसर होता है, डिस्कॉइडल, फंक्शन ये यही परफॉर्म करता है जिसके वजह से इसका जो मींस शेप है दैट इज वाई बाइकॉनकेव, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। इसके बाद है WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल। WBC व्हाइट ब्लड सेल आपने नाम सुना होगा,
तो जो WBC व्हाइट ब्लड सेल होता है वो किस शेप का होता है? जो WBC है व्हाइट ब्लड सेल वो किस शेप का होता है? तो ये पहले फुल फॉर्म लिख देता हूं, व्हाइट ब्लड सेल। आई होप आप लोग बोर्ड को देख पा रहे हैं। तो व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं ना। इसका व्हाइट ब्लड सेल नाम तो है, लेकिन बायोलॉजिकल नाम क्या है इसका? ल्यूकोसाइट। तो ल्यूकोसाइट है इसका बायोलॉजिकल नेम, है ना। ल्यूकोसाइट है इसका बायोलॉजिकल नेम। तो ल्यूकोसाइट है WBC का, व्हाइट ब्लड सेल का। व्हाइट ब्लड सेल का फंक्शन कैसा होता है? व्हाइट ब्लड सेल कैसे शेप का होता है? तो व्हाइट ब्लड सेल का कोई शेप नहीं होता। मतलब कहने का मेरा मीनिंग है कि व्हाइट ब्लड सेल का शेप जरूर होता है, लेकिन वो फिक्स्ड नहीं होता। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? व्हाइट ब्लड सेल का फंक्शन, अच्छा फंक्शन से पहले शेप डिस्कस कर लेते हैं। तो अच्छा ये फ्रेशली हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग इन सभी को नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं बताऊंगा। तो WBC का बायोलॉजिकल नेम क्या है? ल्यूकोसाइट। फुल फॉर्म क्या है? व्हाइट ब्लड सेल। RBC का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल। बायोलॉजिकल नेम एरिथ्रोसाइट। बाइकॉन्केव सॉसेट डिस्कॉर्डेंट शेप का होता है। इसका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो मैं इसे मिटा देता हूं। अगर आप लोगों से छूट गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या तो वीडियो को पीछे करके आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ शेप हम लोग देख रहे थे, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ शेप। अब थोड़ा सा मार्कर को हम लोग बदलते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेल को भी मिट गया, कोई बात नहीं, टाइप्स ऑफ सेल को मिट जाने दो। अभी तो आपको समझ में आ गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल ल्यूकोसाइट। अच्छा WBC क्या शेप का होता है? तो WBC जो है उसका शेप जो है, शेप WBC का शेप है इरेगुलर इन शेप। अब इरेगुलर इन शेप का मीन्स ब्रैकेट में आप लोग लिख सकते हैं नॉट फिक्स शेप, नॉट फिक्स शेप या नॉट अ फिक्स शेप। कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता कि स्क्वायर हो गया, क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, है ना। तो इरेगुलर होता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसका एक फंक्शन है। क्या फंक्शन ये परफॉर्म करता है जिसकी वजह से ये इरेगुलर है? इसका फंक्शन है इट परफॉर्म्स फेगोसाइटोसिस। इट परफॉर्म्स फेगोसाइटोसिस। टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको अंडरलाइन कर दीजिए, फेगोसाइटोसिस। क्या है ये फेगोसाइटोसिस? स्टार मार्क भी कर दिया। फेगोसाइटोसिस मींस इनटेक ऑफ फूड पार्टिकल्स। फेगोसाइटोसिस, पाइनोसाइटोसिस, दो जो होता है, अभी मैं उसको भी बता दूंगा। तो फेगोसाइटोसिस क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड पार्टिकल्स, है ना। फूड पार्टिकल्स को एनगल्फ करना, ये इसी फंक्शन को परफॉर्म करने की वजह से इरेगुलर शेप होता है। WBC का एक और फंक्शन होता है कि ये जम्प से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी जम्प से लड़ता है, जम्प्स को मार देता है ना। तो ये हमारे लिए हेल्पफुल है। लेकिन जैसे कि ये फेगोसाइटोसिस परफॉर्म करता है तो ये इरेगुलर होता है इसका शेप। बस समझ में आ गया। और एक चीज हमें यहां जानना है, वो है WBC का जो शेप है दैट इज डायनामिक। अब डायनामिक मतलब ही इरेगुलर होता है। तो डायनामिक शेप का एक और ऑर्गेनिज्म होता है जो कि होता है एमीबा। अब एमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है? तो ये डायनामिक शेप का है। एमीबा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, होलोजोइक। तो आप लोगों का टास्क रहेगा व्हाट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये लिख के लाने का। और इसके एग्जांपल्स की ऐसा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है कौन कौन से ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं। साथ साथ एमीबा जो है वो कैसा ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेलुलर है। तो वो तो हम अलग से देखेंगे कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर होते क्या है।
डेफिनेशन दिखाऊंगा। तो एमीबा जो है वो डायनामिक शेप का होता है, क्योंकि ये भी जो है फेगोसाइटोसिस परफॉर्म करता है। एरो मैंने खींच दिया तो आप लोग थोड़ा सा समझ जाइएगा। तो एमीबा भी फेगोसाइटोसिस परफॉर्म करता है। फेगोसाइटोसिस मींस इनटेक ऑफ फूड पार्टिकल्स। फेगोसाइटोसिस प्लस पाइनोसाइटोसिस होता है। पाइनोसाइटोसिस होता है ड्रिंकिंग ऑफ सेल, सेल ड्रिंकिंग को बोलते हैं, सेल ड्रिंकिंग को बोलते हैं पाइनोसाइटोसिस, है ना, इक्वल टू एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। इसको बोलते हैं सेल ईटिंग, सेल ईटिंग ब्रैकेट के अंदर कर रहा हूं इसलिए थोड़ा सीवी समझ में नहीं आ रहा है ना। तो सेल ईटिंग को बोलते हैं हाँ फेगोसाइटोसिस, और सेल ड्रिंकिंग को बोलते हैं पाइनोसाइटोसिस। उन दोनों के एडिशन को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। तभी जाके मतलब न्यूट्रिशन मिलता है सेल को। सेल को भी तो जीने के लिए कुछ चाहिए भाई, है ना, तो वो होना चाहिए। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यही से सवाल आते हैं नीट में। नीट में भर भर के सेल से सवाल आते हैं, सेल, टिश्यू, उसके अलावा कोई चैप्टर ही नहीं है बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर। फिर 10 में तो आपको क्या पढ़ना है, 10 में बहुत कुछ पढ़ना है, हेरिडिटी पढ़ना है ना, फिर क्या क्या होता है और क्या चैप्टर्स, जैसे आई थिंक रिप्रोडक्शन भी पढ़ना है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, है ना, फिर और क्या है, और भी कई सारे चैप्टर है ना, आवर एनवायरनमेंट भी है। लेकिन वो दैट आवर एनवायरनमेंट ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि साइकिल्स आपको पूछते नहीं है, जितना पूछते हैं इनका इंटरनल के बारे में, तो ये पता रहना चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, इसको जैसे हमने स्टडी किया, अब हम तीसरे ऑर्गेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं, स्पर्म। स्पर्म सेल, स्पर्म सेल के बारे में आप जानते हैं, है ना, जो टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है, तो जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं यानी स्पर्म सेल्स, तो स्पर्म सेल्स किसका होता है, स्पर्म सेल का कैसा शेप होता है, तो स्पर्म सेल का शेप होता है टैडपोल शेप। टैडपोल देखा है ना, वो जो फ्रॉग के जो यंग वंस होते हैं, तो टैडपोल के शेप का होता है, थोड़ा सा थिन भी होता है, तो इस टाइप से होता है स्पर्म, है ना। ये उसका हेड और ये इसका टेल, दिस इज हेड और दिस इज टेल, ये पूंछ है। तो ये स्पर्म हो गया, तो उसका शेप कैसा होता है, टैडपोल शेप। अब टैडपोल शेप्ड क्यों होता है, तो ये एक फंक्शन परफॉर्म करता है, ये फंक्शन परफॉर्म करता है। फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, फंक्शन क्या परफॉर्म करता है जिसकी वजह से टैडपोल शेप का होता है, तो मैं बता रहा हूं क्यों करता है। आई होप आप लोगों ने ये फेगोसाइटोसिस पाइनोसाइटोसिस वाला लिख लिया होगा, नहीं भी लिख सकते कोई बात नहीं, आप रिमेंबर रखना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूं क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है ना। तो है ना, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाला भी थोड़ा मिटा दिया, वो एमीबा का है, वो आप लोग सर्च करके आना कि व्हाट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, तो आपका नॉलेज होगा। फंक्शन क्या है टैडपोल शेप का, बिकॉज इट परफॉर्म्स मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी मींस कंटिन्यूअस मूविंग, मोर्टेलिटी मींस कंटिन्यूअस मूविंग, मूविंग जो कर रहा है उसके वजह से उसका शेप कैसा होता है, टैडपोल शेप। टैडपोल्स कैसे होते हैं, इस टाइप से होता है ना, आई होप आप लोगों ने देखा होगा, है ना, तो इस टाइप से होता है। तो टैडपोल शेप जो है होता है क्योंकि ये मोर्टेलिटी परफॉर्म करता है, इट परफॉर्म्स मोर्टेलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए अंडरलाइन कर दिया, मूविंग, कंटिन्यूअस मूविंग, है ना। तो आई होप आप लोगों ने डब्ल्यूबीसी और इसको लिख लिया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, नोट डाउन कर लीजिए। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ शेप आरबीसी को। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, अगर आपसे छूट गया हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। तो ये रहा स्पर्म सेल के बारे में, इतना ये 3-4 आपको जानना था, ठीक है, और भी आप लोग जान सकते हैं, ठीक है। तो गूगल के थ्रू आज आप लोगों का 2 टास्क मैं दे रहा हूं होमवर्क, आप लोग लिख लीजिएगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू, कि टिश्यू का इंपॉर्टेंस, टिश्यू बोल रहा हूं, टिश्यू तो अगले सेल का इंपॉर्टेंस लिखना, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल, 3 से 4 पॉइंट मैक्सिमम लिखना, आपको आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, है ना। और दूसरा लिखना व्हाट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सम एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म
विच परफॉर्म होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या जिसका न्यूट्रिशन होलोजोइक मोड का होता है ना, तो समझ गए होंगे आप लोग। तो दिस इज ऑफ, ये था टाइप ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ शेप। इसके बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जिसका मैंने नाम लिया, जैसे एमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसके बारे में थोड़ा जानना तो चाहिए ही, क्योंकि जैसे कि आया ये टर्म यूनिसेलुलर क्या होता है, organisms which are made up of only and only one cell। तो only and only लिखने की जरूरत नहीं, only one cell is known as या is called as यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। एक सेल वाला, एक सेल से ही बनता है। एग्जांपल्स क्या है, भर भर के एग्जांपल है। एमीबा है, अभी बोला एमीबा है, ईस्ट है, एमीबा है, ईस्ट है। ईस्ट किस में मदद करता है, अल्कोहल बनाने में, अल्कोहल प्रोडक्शन में, बियर बनाने में, बेकरी प्रोडक्ट्स में। ईस्ट बहुत कॉमर्शियल प्रोडक्ट है, बहुत ही ज्यादा कॉमर्शियल यूज है ईस्ट का, तो वेरी इंपॉर्टेंट ईस्ट। तो आप लोगों का एक और टास्क है, राइट डाउन एटलीस्ट 2 इंपॉर्टेंस ऑफ ईस्ट। 2 ही लिखना, ज्यादा मत लिखना, प्रैक्टिस होना चाहिए। और 8 का याद रहना चाहिए, क्योंकि 8 का भी काफी कुछ आ जाता है सवाल में, है ना। फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर, एक यूनिसेलुलर तो एक मल्टीसेलुलर, क्या होता है जस्ट इसका ऑपोजिट। तो ऑर्गेनिजम्स है ना, विच आर मेड अप ऑफ ओनली मत लिखना, मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स, एक से ज्यादा सेल से बनते हैं। सो वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम खुद, है ना, हम खुद, दैट इज ह्यूमंस या ह्यूमन और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिखने से तो काफी नहीं है, क्योंकि एनिमल्स भी है, तो ह्यूमन, एनिमल्स एटसेट्रा। तो ये क्या है, एनिमल्स भी कई सारे सेल से बनता है, ह्यूमन भी कई सारे सेल से, तो दैट इज व्हाई ये मल्टीसेलुलर रहता है, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ये नोट डाउन कर लीजिए, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। इसके बाद यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर मैं मिटा रहा हूं, थोड़ा जल्दी करना है इसलिए मैंने मिटा दिया, आप लोगों को थोड़ा लिखने का समय नहीं दिया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो वीडियो को पीछे कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट तो होगा नहीं क्योंकि जल्दी मिटा दिया, आप लोग वीडियो को पीछे करके जरूर देख सकते हैं, है ना। और थोड़ा जल्दी लिखने का आदत आप लोगों को डालना है, जितना जल्दी लिखने का आप कोशिश करेंगे, आप टाइम मैनेज कर सकते हैं एग्जाम्स में, है ना। तो एग्जाम्स में अच्छे से लिखना। तो आज का वीडियो हम खत्म करने से पहले लास्ट टॉपिक देख लेंगे, एक लास्ट टॉपिक, फिर इस वीडियो को अपना अंत करेंगे। आज के वीडियो नंबर 1 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और 12th नंबर वीडियो का, यानी क्या है अपना टॉपिक, डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस या फिर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, जो आपको इस क्लास 9 में बहुत सताएगा, थोड़ा सा टफ होता है, आपको लगता है टफ है लेकिन टफ है नहीं। इतना अच्छे से डिफरेंस बता दूंगा ना, याद हो जाएगा। 4 पॉइंट 5 पॉइंट बोलेगा या फिर 3 ही बोले लिखने के लिए तो आप 5 लिख के आ जाओगे, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल बड़े अच्छे से बताऊंगा, बने रहिए, है ना, कुछ देर के लिए बने रहिए। डिफरेंस के फॉर्मेट में ही आपको प्रोकैरियोटिक सेल के कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, यूकैरियोटिक के मिल जाएंगे, है ना। तो डिफाइन करने बोले तो भी आप लोग कर दोगे आराम से। तो दूसरा चीज ये है कि एग्जाम्स में यही क्वेश्चन कराएंगे जो मैं करवा रहा हूं, तो ये जरूरी नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस करिए, मैं आप लोगों को करा दे रहा हूं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे रहा हूं, है ना। मेरे वीडियोस देखिए, मेरा जरूरी नहीं है देखना, सभी का देखिए, लेकिन देखिए अच्छे से देखिए, है ना, स्टे एनर्जेटिक। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रोकैरियोटिक सेल का पहला डिफरेंस है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होता है, मतलब कोई वेल डेवलप्ड न्यूक्लियरली नहीं होता। न्यूक्लियर भी एक बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है, हार्ड न्यूक्लियस, उसको न्यूक्लियर बोलते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, जो न्यूक्लियस को कवर करता है, जो न्यूक्लियस को बचाता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। आई होप आपको रेड मार्कर दिखाई दे रहा होगा,
और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, या फिर सिंपली आप लोग प्रेजेंट लिख सकते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, है ना। फिर यहाँ एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन के बेसिस पे भी हम डिफरेंस बना सकते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन क्या है, अब आप लोगों का सवाल होगा हिस्टोन प्रोटीन क्या है। तो हिस्टोन प्रोटीन इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। अच्छा, मैं बताऊंगा हिस्टोन प्रोटीन आपको अगले लेक्चर में, ठीक है। तो हिस्टोन प्रोटीन भी मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, ये आपको होमवर्क नहीं दूंगा, जानने की जरूरत है, ठीक है, मैं बता दूंगा। तो हिस्टोन प्रोटीन जो है एब्सेंट है प्रोकैरियोटिक सेल में, एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन है। तो यूकैरियोटिक सेल में यही चीज प्रेजेंट है, जो एब्सेंट प्रोकैरियोटिक में वो यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है। और एक डिफरेंस क्या है, प्रोकैरियोटिक का जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम दैट इज 70S सब यूनिट का होता है, और यूकैरियोटिक का कैसा होता है 80S। अब ये S क्या है, S को बोलते हैं स्पेडवर्क्स यूनिट या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, पढ़ेंगे इसको डिटेल में, है ना, जब राइबोसोम में आएंगे, तो अभी तो आए नहीं है। और चौथा यहां लिखता हूं थोड़ा ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस दैट इज सेल वॉल कंपोजिशन। सेल वॉल कंपोजिशन, जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स है तो इनका सेल वॉल कैसे कंपोजिशन है। तो यूकैरियोट प्रोकैरियोटिक का तो अलग अलग है, अलग अलग मींस प्लांट के लिए अलग है, प्लांट भी जैसे एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। प्लांट के लिए क्या है, प्लांट का जैसे है सेल्यूलोज कंपोजिशन सेल वॉल, और फिर क्या सेल वॉल का कंपोजिशन प्लांट का सेल्यूलोज, और इसका क्या बोलते हैं प्लांट हो गया फंगी, फंगी भी कैसा है प्रोकैरियोटिक है, तो फंगी का काइटिन। यूकैरियोटिक सेल वॉल कंपोजिशन, कैसा होता है, तो किससे बनता है पेप्टिडोग्लाइकन, थोड़ा अलग से बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, नया बोल रहा हूं, तो प्लीज ध्यान से सुनिए। पेप्टिडोग्लाइकन है, स्टार मार्क कर लीजिए। तो बैक्टीरियल सेल हो गया यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल, कि कौन सा है यूकैरियोटिक सेल, तो बैक्टीरियल सेल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट है। हिस्टोन प्रोटीन 80S राइबोसोम मिलता है, और सेल वॉल कंपोजिशन कैसे होता है, पेप्टिडोग्लाइकन से सेल वॉल बनता है, किसका बैक्टीरियल सेल। अब ये सेल वॉल क्या चीज है, सेल वॉल हम अलग से डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि अगले वीडियो में पढ़ेंगे, है ना, तो वो अच्छे से दिखाऊंगा मैं आपको, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कैसा होता है सेल वॉल का नेचर। फंगी का सेल वॉल कंपोजिशन काइटिन है, प्लांट का सेलुलोज है, प्लांट का सेल वॉल होता है। मैंने एनिमल यहां क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, तो ये पॉइंट भी आप लोग साइड में लिख सकते हैं कि एनिमल का जो सेल वॉल है दैट इज एब्सेंट, है ही नहीं सेल वॉल। तो अभी तो मैं सेल वॉल नहीं बता सकता ना, सेल मेम्ब्रेन, मेरे पास अब टाइम नहीं है, तो आज का वीडियो यही अंत करते हैं ना। तो अब तक जो पढ़ा उसको एक बार फिर से सुनिए, फिर से रिवाइज करिए, बुक एनसीईआरटी बुक को बार बार पढ़िए, उसमें उससे अच्छा और कहीं नहीं दिया है, मैं बता दे रहा हूँ। रेफरेंस बुक है तो उससे भी पढ़िए, है ना। एस चांद के भी कई सारे बुक मिल जाते हैं बायोलॉजी के रिलेटेड, है ना। तो बस इतना ही, अच्छे से पढ़िए, एग्जाम्स आपके नजदीक है। गुड बाय।